नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये आप लोगों को डेली क्लास आप यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए हिस्ट्री की क्लास प्रोवाइड की जा रही है। तो आप लोगों की दिवाली की अगर छुट्टी की बात किया जाए तो सिर्फ 2 दिन की छुट्टी रहेगी। ठीक, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी रहेगी। 14 तारीख और 15 तारीख को छुट्टी आप लोगों की दी जाएगी। बाकी पर डे आप लोगों की क्लास चाहे वो बाल विकास की हो, चाहे हिंदी की हो, या तो फिर आपकी जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित इस समय पार्ट हिस्ट्री का चल रहा है, इतिहास का, उसकी क्लास हो, सारी क्लासें आप लोगों को पर डे प्रोवाइड की जाएगी। छुट्टी की किसी भी प्रकार की 2 दिन से ज़्यादा आशा मत करिएगा आप लोग। ठीक, और करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को डेली दी जाएगी। जो 14 और 15 तारीख का करंट अफेयर होगा उसे मैं जब 16 तारीख को क्लास लूँगा तो क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूँगा। या तो फिर मैं देखूँगा कुछ इस तरीके से काम करूँगा कि 15 और 16 तारीख की जो करंट अफेयर की क्लास होगी उसी को, और 17 की होगी ही, तो हम सोच रहे हैं कि उसको हम 3 दिन का करंट अफेयर 1.5 पार्ट में, अर्थात एक वीडियो सुबह एक वीडियो शाम को मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो साथियों, आइए हम लोग हिस्ट्री की क्लास करते हैं, जो कि पर डे हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड एस टेट के लिए सिलेक्शन बैच की क्लास 3 ये हमारी हिस्ट्री की होगी। ठीक, तो इसी से संबंधित हम लोग इतिहास को किस प्रकार से जाना जाता है, इतिहास कैसे जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग अपना एक चैप्टर पूरा कर लिए हैं। अब हम लोग दूसरा चैप्टर की शुरुआत यहाँ पे करेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम होगा मानव का विकास। मानव का विकास किस प्रकार से हुआ, अर्थात प्रारंभिक समाज से नगर तक, प्रारंभिक समाज से नगर तक मानव का विकास किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे संबंधित हम लोग कुछ काल की बात करेंगे, चाहे वो पाषाण काल होगा, और पाषाण काल से संबंधित आरंभिक मानव की जानकारी, पाषाण काल में मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और बसने की प्रक्रिया, मानव किस प्रकार से बसा, उसके बाद नवा पाषाण, इस तरीके से तमाम ऐसे चैप्टर होंगे, चैप्टर की बात करें, तमाम ऐसे टॉपिक होंगे जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा, दूसरा अध्याय, जिसमें हम प्रारंभिक समाज से नगर तक मानव का विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में जानेंगे। इससे संबंधित हम लोग साथियों सबसे पहले पढ़ेंगे पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल में साथियों हम लोग पढ़ेंगे कि आरंभिक मानव की जानकारी, आरंभिक मानव की जानकारी, आरंभिक मानव की जानकारी। ठीक साथियों, हम आप लोगों को बताएं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव 20,000 साल पहले रहा करते थे, उनके साक्ष्य नर्मदा नदी के तट पर मिलते हैं। हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो मानव 20,000 साल पहले रहा करते थे, उन सभी लोगों का साक्ष्य की अगर बात करें कि उनका साक्ष्य नर्मदा नदी के तट पर मिलता है। ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 20,000 साल पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप के मानव रहा, जो मानव 20,000 साल पहले रहा करते थे, उनके साक्ष्य नर्मदा नदी के तट पर मिलते हैं। नर्मदा नदी के तट पर मिलते हैं, नर्मदा नदी के तट पर मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव 20,000 साल पहले रहा करते थे, उनके साक्ष्य नर्मदा नदी के तट पर मिला करते हैं। ठीक साथियों, अब साथियों अगर बात करें उनके साक्ष्य
तो आज हम उन्हें शिकारी खाद्य ग्रहण संग्राहक के नाम से जानते हैं। आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो ये जो 20,000 साल पहले हमारी भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव रहा करते थे, उन सभी को इस समय हम शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। यह नाम उन्हें भोजन का इंतजाम करने के विधि के आधार पर दिया गया। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि उस समय के मानव जंगलों में घूम टहल के फूल पत्तियों को खाते थे, फूलों को खाते थे, जंगलों में जो फल पाया जाता था उन सभी फलों को खाते थे, या तो फिर मांस मछली इस तरीके की चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे जंगलों से, जो कि उन्हें जंगलों से प्राप्त होती थी। उसके माध्यम से वो खाने की चीज़ें को इकट्ठा करते थे। इस वजह से उन्हें शिकारी कहा जाता था, शिकार करते थे। ठीक, शिकार करके जो मांस मिलता था जानवरों से उसको वो खाने का काम करते थे, इसीलिए उन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। साथियों, अगर हम बात करें तो उस समय के लोग भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, वही चीज़ें जो मैं आपको बताया। ठीक, उस समय के लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछली हो गई, चिड़िया हो गई, उन सभी को पकड़ते थे। फल फूल के दाने हो गए, पौधे पत्ती हो गए, इन सभी को इकट्ठा करते थे। इसलिए आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। ये जो 20,000 मानव हुआ करते थे 20,000 साल पहले के, इन मानवों को अगर हम बात करें तो इन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? शिकारी खाद्य संग्राहक। शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से इन लोगों को जाना जाता था। और इन्हीं का दूसरा नाम हुआ करता था जिसे आखेटक खाद्य संग्राहक भी कहते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से भी इसलिए इन्हें जाता था क्योंकि ये सभी लोग शिकार करते थे जंगलों में। शिकार करने के बाद चिड़िया हो गई या जो भी जीव जंतु मिलते थे जिनकी मांस खाने के लायक होती थी, उनकी जो है शिकार करते थे। उनका शिकार करने के बाद वो लोग अपने भोजन की व्यवस्था करते थे, या फल फूल के दाने खाते थे, पत्तियों को खाया करते थे। इस तरीके से उन सब वो जो है अपने भोजन, अपने पेट को भरण पोषण करते थे। ठीक, और वो आखेट करते थे अर्थात शिकार करते थे। इस वजह से आखेटक संग्राहक भी कहते थे और शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक साथियों, अगर बात करें तो आखेटक खाद्य समुदाय के लोग भोजन के लिए नए विकल्प मवेशियों के लिए चारे हेतु नई जगह बदली जलवायु के कारण वह पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। हमारे ये जो 20,000 साल पहले के भारतीय उपमहाद्वीप के जो मानव रहते थे, ये सभी लोग ये भोजन के लिए नए विकल्प और मवेशियों के लिए चारा किस प्रकार से इकट्ठा किया जाए, इसके लिए नई जगह बदलती जलवायु के कारण वह पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह हमेशा घूमते रहते थे। ठीक, अब साथियों अगर हम लोग बात करें तो पाषाण काल में मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल किस प्रकार से स्टार्ट होता है। पाषाण काल में मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल किस प्रकार से स्टार्ट होता है। तो साथियों, मानव सभ्यता की दृष्टि से पाषाण काल को प्रारंभिक काल भी माना जाता है। ठीक, मानव सभ्यता की दृष्टि से अगर देखा जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हम लोगों की चल रही है, हिस्ट्री की क्लास। ठीक साथियों, हम लोग अगर बात करें तो मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल, मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल, मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल तो साथियों हम आपको बता दें कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का साक्ष्य सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में एक विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम मद्रास से प्राप्त किया। ठीक, पाषाणकालीन सभ्यता का साक्ष्य, पाषाणकालीन सभ्यता का साक्ष्य
सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता का साक्ष्य सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में एक विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट, एक विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम मद्रास से प्राप्त किया। पल्लवरम मद्रास से प्राप्त किया। ठीक। अब साथियों अगली बात करें अगर, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता भी कहा जाता है। अगर भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता की बात किया जाए तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। ठीक। अब साथियों अगर बात करें तो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला हुआ जिसे हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं, पूरा पाषाण काल। दूसरा होगा मध्य पाषाण काल। और जो तीसरा होगा इसे हम लोग कहेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अब इसके अगर काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल 20,000 से 12,000 ईसा पूर्व के बीच था। 20,000 से 12,000 ईसा पूर्व। ठीक। और अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो यह 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच था। 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच था। अब अगर नवपाषाण काल की बात करें तो यह 10,000 ईसा पूर्व से पहले था। 10,000 ईसा पूर्व से पहले। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल जिसका कालक्रम 20,000 से 12,000 ईसा पूर्व के बीच में, मध्य पाषाण काल जिसका कालक्रम 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में, और अगर नवपाषाण काल की बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से पहले की बात की जाती है। अब साथियों इसी को हम लोग एक एक करके थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। उसी ऊर्जा उसी एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे जिस ऊर्जा और एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ाई करते थे, दिवाली की छुट्टी की चिंता बिना किए हुए। जब तक हम लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, लाइफ सिक्योर नहीं होती, तब तक किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहले साथियों हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में बात करेंगे।
पूरा पाषाण काल, जिसके कालक्रम की बात करें तो 20,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के बीच में कालक्रम इसका है। ठीक, अब साथियों अगर पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल दो शब्दों से अर्थात पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पूरा का अर्थ है प्राचीन अर्थात पुराना, और अगर पाषाण की बात करें तो इसका अर्थ होता है पत्थर। अगर पूरा के अर्थ की बात करें तो प्राचीन होता है, पाषाण के अर्थ की बात करें तो पत्थर हुआ करता है। ठीक साथियों, अगली बात यह है कि यह काल मानव इतिहास के 99% कहानी बताता है। मानव इतिहास की पूरा पाषाण काल जो है यह मानव इतिहास की 99% कहानी बताया करता है कि मानव जीवन पूरा पाषाण काल के दौरान किस प्रकार से मानव अपना जीवन जिया करता था, क्या चीज़ें खाया करता था, कहाँ रहता था, क्या पहनता था, क्या ओढ़ता था, किस प्रकार से वो सोता था, और इस सारी चीज़ों की जो है डिटेल्स यहाँ पे हमको प्राप्त होती है। कहाँ? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के अगर कालक्रम की बात करें तो 12,000 ईसा पूर्व 20,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के बीच की बात होती है। साथियों अगर पूरा पाषाण की बात करें तो पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लीस्टोसिस या हिमयुग से हुआ है। अभी तक भारत में पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के अवशेष कहीं भी नहीं प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के अवशेष कहीं भी प्राप्त नहीं हुए हैं। जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वह है पत्थर के उपकरण। अभी तक पूरा पाषाण काल में जो भी साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है पुरातत्वविदों को, वो सिर्फ पत्थर प्राप्त हुआ है। मनुष्य के रूप में किसी भी प्रकार का अवशेष नहीं मिला है, चाहे वो हड्डी हो, कंकाल हो, किसी भी प्रकार की चीज़ हो। ठीक साथियों, सिर्फ पत्थर का उपकरण ही अभी तक पूरा पाषाण काल के साक्ष्य के रूप में पुरातत्वविदों को प्राप्त है। साथियों अगर बात करें तो मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों के रूप में आकार और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इसे निम्न 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल जो है इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरे की बात करें तो उच्च पूरा पाषाण काल की बात की गई है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक, अब इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो इस समय इसके दौरान उपकरण की बात करें तो उपकरण में कुल्हाड़ी मिलता था, हस्त कुठार मिलता था और गड़ासा मिलता था। गड़ासा होता है, जो गांव में के लोग होंगे वो जानते होंगे। उपकरण के दौरान मिलता था कुल्हाड़ी, हस्त कुठार और गड़ासा। गड़ासा, ठीक साथियों, ये उपकरण के दो। और अगर प्रयुक्त पदार्थ की बात किया जाए, क्वार्टजाइट एवं बिल्लौरी के पत्थर प्राप्त होते थे। पदार्थ के रूप में अगर बात किया जाए तो क्वार्टजाइट और बिल्लौरी पत्थर, ये पत्थर के नाम हैं। बिल्लौरी पत्थर। उपकरण में कुल्हाड़ी मिलता था, हस्त कुठार और गड़ासा। और पदार्थ की बात करें तो पदार्थ में क्वार्टाइट पत्थर और बिल्लौरी पत्थर यहाँ पे मिलता था। पत्थर, बिल्लौरी पत्थर इसके साक्ष्य के रूप में मिलते थे। ठीक साथियों, अब अगर संस्कृति की बात करें तो चापर चापिंग, पेबुल संस्कृति और हैंड एक्स मतलब हस्त कुठार संस्कृति उस समय प्रचलन में होती थी। अगली बात करें अगर इस समय के अगर निम्न पूरा पाषाण के मुख्य स्थल की बात करें तो चौताड़ जो है राजस्थान में वो स्थल है। इसके अगर साक्ष्य की बात करें कि इसका साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुआ तो इसका मुख्य स्थल की बात करेंगे
मुख्य स्थल चित्तौड़ राजस्थान में है। और अगर साथियों बात करें तो सोन नदी जो सोन घाटी में पाकिस्तान पंजाब में थी, बेलन नदी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, और सिंगरौली घाटी छोटा नागपुर में। कौन सा चीज़ है? सोन नदी, सोन घाटी, सोन नदी कहें या सोन घाटी कहें, सोन नदी। साथ ही साथ अगर बात करें तो बेलन घाटी और सिंगरौली घाटी, बेलन घाटी और सिंगरौली घाटी, सिंगरौली घाटी, यहाँ से इसके साक्ष्य के मुख्य स्थल हुआ करते थे। चित्तौड़ राजस्थान से सोन नदी जो है, और उसके बाद बेलन नदी और सिंगरौली घाटी, ये सभी इसके निम्न पुरापाषाण काल के मुख्य स्थल हुआ करते थे। इस समय के मनुष्य निग्रटो जाति के थे। इस समय के जो मनुष्य हुआ करते थे वो निग्रटो जाति के हुआ करते थे। इस समय के मनुष्य निग्रटो जाति के, निग्रटो ये एक जाति होती है, निग्रटो जाति के हुआ करते हैं, हुआ करते थे। इस समय के मनुष्य अर्थात ये जो निम्न पुरापाषाण का दौर था, इस समय के मनुष्य निग्रटो जाति के हुआ करते थे। ठीक, अब अगला हम लोग साथियों मध्य पुरापाषाण काल पढ़ेंगे। इसको आप लोग नोटिस कर लिए होंगे अच्छे से। क्या पढ़ेंगे? मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल के अगर काल की बात करें साथियों तो इसका काल 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच था। 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक, 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में था। ठीक, अब साथियों अगर बात करें तो इसके उपकरण की, तो बेधक, खुरचनी, रंदे व फलक मिला करते थे। उस समय उपकरण, खुरचनी उपकरण उस समय के हुआ करते थे, उनका नाम उस हिसाब से रखा जाता था। और साथ ही बेधक, बेधक होता था जो बेधने का काम करता था, बेधक। और अगर बात करें तो रंदे व फलक हुआ करते थे, रंदे व फलक, रंदे व फलक उस समय के उपकरण होते थे। खुरचनी, बेधक, रंदे और फलक हुआ करते थे। ठीक, और अगर साथियों बात करें इस समय प्रयुक्त पदार्थ क्या हुआ करता था, तो उस समय भी प्रयुक्त पदार्थ क्वार्टजाइट और चार्ट हुआ करता था। पदार्थ की बात करें तो क्वार्टजाइट और चार्ट उस समय का प्रमुख पदार्थ हुआ करता था। साथियों अगर इसकी संस्कृति की बात करें तो खुरचनी बेधक संस्कृति उस समय हुआ करती थी। खुरचनी बेधक संस्कृति, खुरचनी बेधक संस्कृति प्रचलन में थी। खुरचनी बेधक संस्कृति प्रचलन में थी। और साथियों अगर बात करें फलक की,
तो ये फलक को अधिकता के कारण इस काल को खुरचनी बेधक संस्कृति के नाम से, मतलब फलक की काफ़ी अधिकता उस समय हुआ करती थी। यहाँ पे ये जो फलक है हमारा मुख्य पदार्थ, मुख्य उपकरण में से जो फलक है, तो फलकों की उस समय काफ़ी अधिकता हुआ करती थी, जिस कारण से इसे खुरचनी बेधक संस्कृति के नाम से जाना गया। ठीक साथियों, अब अगर इसके मुख्य स्थल की बात करें तो इसका मुख्य स्थल जो है डिडवाना राजस्थान में है, नेवासा महाराष्ट्र में है, भीमबेटका नर्मदा घाटी है और तुंगभद्रा घाटी। ठीक, मुख्य स्थान क्या स्थल की अगर बात करें तो इसके स्थल में डिडवाना राजस्थान और नेवासा महाराष्ट्र, तुंगभद्रा घाटी, ठीक, तुंगभद्रा घाटी और भीमबेटका जो नर्मदा नदी के पास हुआ करता था, नर्मदा घाटी, भीमबेटका नर्मदा घाटी, भीमबेटका नर्मदा घाटी, ये इसके प्रमुख स्थल। डिडवाना राजस्थान में, नेवासा महाराष्ट्र में, तुंगभद्रा घाटी आप लोग जानते ही हैं, और भीमबेटका नर्मदा घाटी, ये इसके प्रमुख स्थल हुआ करते थे। अब साथियों अगर बात करें इस अगर युग की बात किया जाए तो यह नीएंडरथल मानव का युग इसे माना जाता था। इस युग को नीएंडरथल युग कहा जाता था। ये जो हमारा मध्यपुरा पाषाण काल चलता था, इस काल को हम लोग नीएंडर युग के नाम से उस समय जानते थे। ठीक, अब साथियों हम लोग अगले काल की बात करेंगे जिसे उच्चपुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। उच्चपुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसी एक को और कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास को हम लोग ओवर करेंगे। उच्चपुरा पाषाण काल, जिससे ये हम लोगों का तीनों सेट एक ही क्लास में मिल जाए, अलग अलग नहीं। 5 मिनट की क्लास और होगी। उच्चपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल। अगर साथियों इस समय के उपकरण की बात किया जाए, इसका कालक्रम होगा 10,000 ईसा पूर्व से लेकर पहले। ठीक, इसके काल की अगर बात करें तो इसका कालक्रम होगा 10,000 ईसा पूर्व से पहले। साथियों इस समय के अगर उपकरण की बात करें तो तछड़ी, फलक, सल्को, तछड़ी हो गया, फलक हो गया, सल्को और फलकों अर्थात ब्लेड पर बने औजार। फलकों अर्थात ब्लेड, फलक का मतलब यहाँ ब्लेड से है, ब्लेड के फलकों के बने औजार। जो औजार हुआ करते थे उस समय उच्चपुरा पाषाण काल के दौरान के मुख्य उपकरण माने जाते थे। साथियों अगर इस समय के अस्थि उपकरण की बात किया जाए, अस्थि उपकरण भी इस समय हुआ करता था। अस्थि उपकरण की बात किया जाए तो अस्थि उपकरण इस समय जो है अलंकृत छड़ें और मत्स्य भाला, अलंकृत छड़ भी उस समय हुआ करती थी, और मत्स्य भाला उस समय के अस्थि उपकरण हुआ करते थे। ठीक, अब साथियों अगर बात करें
तो पदार्थ की, तो उस समय फलक और तक्षणी संस्कृति यहाँ के मुख्य पदार्थ हुआ करता था। प्रयुक्त पदार्थ, इस उपकरणों को बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता था उसकी बात है। ठीक, तो उस समय जो है फलक एवं तक्षणी संस्कृति का पदार्थ हुआ करता था। फलक एवं तक्षणी संस्कृति के पदार्थ उपयोग में लाए जाते थे। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो इसका मुख्य स्थल की बात करें तो इसका मुख्य स्थल कुरनूल आंध्र प्रदेश, हड्डी के उपकरण व राख के अवशेष भीमबेटका मध्य प्रदेश, जहाँ से गुफा चित्रकारी के अवशेष प्राप्त हुआ करते थे। भीमबेटका मध्य प्रदेश से गुफा चित्रकारी के अवशेष प्राप्त हुआ करते थे। क्या चीज़ है? मुख्य स्थल की बात करें तो कुरनूल आंध्र प्रदेश, कुरनूल जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो हड्डी के उपकरण व राख के अवशेष मिला करते थे। हड्डी के उपकरण व राख के अवशेष, राख के अवशेष, और साथ ही साथ साथियों भीमबेटका मध्य प्रदेश जो स्थित है, मध्य प्रदेश में, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो गुफा चित्रकारी के अवशेष प्राप्त हुआ करते थे। गुफा चित्रकारी के अवशेष, गुफा चित्रकारी के अवशेष प्राप्त हुआ करते थे। ठीक साथियों, ये हम लोग 3 काल को यहाँ पे पढ़ने का काम किए। कौन कौन सा काल? पुरापाषाण काल के अंतर्गत निम्न पुरापाषाण को हम लोग पढ़े, मध्य पुरापाषाण काल को पढ़े और उच्च पुरापाषाण के। इस सभी पुरापाषाण काल के अंतर्गत उपकरण और उसके साथ साथ उसमें उपकरण में बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता था और कौन से स्थल से इसके अवशेष प्राप्त हुए, इसकी हम लोग चर्चा किए। अगली क्लास हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और अगर आप लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं या तो बाल विकास और हिंदी की क्लास नहीं देखे हैं तो उन सभी क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उन सभी क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ठीक है साथियों, क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।